नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाई जाती है। यदि आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और इस प्लेटफॉर्म पर अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि क्रमशः हम पूर्व के वीडियोज में सन 2022, 21, 20, 19 तथा 18 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस में जो मैं पूर्व के प्रश्न हल कर चुकी हूँ वो वापस आगे के वीडियोस में रिपीट होंगे। तो वहां पर मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी, अतः आप एक बार उनको देख लेंगे ना तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्रमशः देखिएगा, ठीक है। आज हम क्योंकि 2017 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, और इसके पूर्व में भी हम 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं 2017 के प्रश्न संख्या 4 तक। अब स्क्रीन पर आज प्रश्न संख्या 5 आप देख पा रहे हैं, तो इसी को हम हल करेंगे। आपको ज्ञात भी होगा कि यह प्रश्न निबंध से संबंधित होता है तथा संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है। और चूंकि ये कंपलसरी है, यदि आपने संस्कृत लिटरेचर ऑप्ट किया है तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने संस्कृत लिया है उनके लिए ये प्रश्न अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मूलतः इसके अंतर्गत 5 उप प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंकभार 10 होता है। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित बताई है तथा इस प्लेटफॉर्म पर किस एग्जाम की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करवाई जाती है वो आपको ज्ञात हो गया होगा। अब हम बिना किसी विलंब के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व एक बात और जरूर बताना चाहेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये प्रश्न कंपलसरी है सभी के लिए और संस्कृत भाषा में अटेम्प्ट करना होता है। तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास में 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। वो ये है कि एक तो आपकी संस्कृत राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा बहुत अच्छी भी नहीं, उतना भी विद्वान बनने की मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इतनी होनी चाहिए कि आप सही से अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए संस्कृत भाषा में। प्लस आपकी दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का जितना भी सिलेबस है वो, मतलब उसमें से मेरे कहने का तात्पर्य कि कोई भी प्रश्न स्किप मत कीजिए, यानी कि कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, सारे पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। कि पूरे ओवरऑल सिलेबस में से ही आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 5 आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें मूलतः सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो दर्शन से तथा कला एवं संस्कृति, कभी कभी भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र से भी पूछे जा सकते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता से भी पूछा जा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, और इनको पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए आप। यहाँ पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का प्रथम प्रश्न है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, टू बी रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। प्रश्न में कहा है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयः। नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है तथा प्रत्येक प्रश्न का जो अंकभार है 10 है, और लगभग 150 वर्ड्स में आपको ये प्रश्न का उत्तर प्रेजेंट करना है। इसमें पहला प्रश्न है धर्म पुरुषार्थम आश्रित निबंधम एकम संस्कृतेन लिख्यता। अर्थात धर्म पुरुषार्थ पर आश्रित निबंध, एक निबंध आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है। देखिए, जब जब भी पुरुषार्थ का नाम आता है तो आपके मनस पटल पर आ जाना चाहिए कि मूलतः पुरुषार्थ 4 होते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ के बारे में कहा जाता है कि पुरुषैर धर्यते पुरुषार्थः, अर्थात अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न अथवा कार्य करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ का अभिष्ट लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। इसके अंतर्गत वो चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि इसका अभिष्ट जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? धर्म तथा अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना। यानी कि जब तक आप धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन नहीं करेंगे और अर्थ
अर्थ और काम ये मतलब क्रमानुसार होते हैं। तो इन चीजों को जब तक आप कर नहीं लेते हैं तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक भागीदार होते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने में। ठीक है। और हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य के जीवन का अंतिम एवं सर्वोच्च लक्ष्य भी के नाम से भी हम मोक्ष को ही जानते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्ति को ही माना जाता है। और मनुष्य के समस्त प्रयत्न जीवन पर्यंत मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मानुसार जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। यानी कि अर्थ का भी आप अर्जन कर रहे हैं। अर्थ का मतलब है धन। ठीक है। तो यानी धन आप कमा रहे हैं, ठीक है, आप कमाई कर रहे हैं, तो उसका वो कमाई भी कैसी होनी चाहिए, वो धर्म पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब धर्म शास्त्रों में भौतिक संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम नामक कर्तव्यों का विधान किया है। ये इन तीनों का सफलता पूर्वक जीवन भर निर्वहन करते रहना ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का स्वरूप है जो आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है। पुरुषार्थ पर आपको निबंध लिखना है ना, स्पेसिफिक लिखना धर्म पर ही है, लेकिन पुरुषार्थ की परिभाषा तो आपको प्रस्तुत करनी ही है इसके अंतर्गत। फिर आप धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो धर्म क्या है? धर्म पुरुषार्थ सिद्धांत का प्रथम चरण धर्म है। जैसा कि मैंने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो धर्म प्रथम चरण है जो व्यक्ति को उचित और अनुचित में भेद बताकर सन्मार्ग और सदकर्म पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि मनुष्य का लोक और परलोक में कल्याण हो सके। यानी कि जब भी वो मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है तो वहां पर भी उसका जो है कल्याण हो। ठीक है। और मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा जब आप धर्म पूर्वक कार्य करें। तो धर्म तो मैंडेटरी है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। धर्म शब्द की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना, पुष्ट करना या फिर बनाए रखना। ये इसके मूल अर्थ हैं। आप चाहें तो पुरुषार्थ की परिभाषा बताने के बाद में धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, धर्म का क्या अर्थ है, डायरेक्टली ये प्रारंभ कीजिए और एक अच्छे से डायग्राम के साथ प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस प्रश्न को लिख पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब द्वितीय प्रश्न है इसके अंतर्गत, षोडश संस्कारेषु विवाह संस्कारस्य स्वरूपम महत्वम च प्रतिपाद्यते। यानी कि 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का स्वरूप एवं महत्व प्रतिपादित कीजिए, यह बताइए। ठीक है। देखिए, अब जैसा कि हमने पूर्व प्रश्नों को हल किया है कि पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ आते हैं, तो एटलीस्ट पुरुषार्थ के विषय में आपको बताना है जरूर है। फिर धर्म के विषय में आप बताइए कि धर्म पुरुषार्थ क्या है। उसी प्रकार से 16 संस्कारों में विवाह संस्कार की बात हो रही है, तो पहले आप 16 संस्कारों के विषय में कौन कौन से संस्कार आते हैं क्रमानुसार वो बताइए। संस्कार की क्या परिभाषा होती है वो बताइए। ठीक है। क्योंकि मानव जीवन में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए तो मूलतः 16 संस्कार जीवन भर वो होते हैं। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है और जो कि 16वें संस्कार के नाम से जाना जाता है। बाकी इसके पूर्व में एक संस्कार होता है 15वां संस्कार, वही हमारा विवाह संस्कार है, जो विवाह संस्कार के नाम से आप जानते हैं। अब विवाह क्यों आवश्यक है, विवाह का स्वरूप क्या है, विवाह का महत्व क्या है। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। जिस प्रकार से पुरुषार्थ 4 होते हैं उसी प्रकार से आश्रम भी 4 होते हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये मूलतः क्रमानुसार आते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होने के उपरांत वहां से जब वो ज्ञानार्जन करके लौटते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार के द्वारा ही किया जा सकता है, ये किया जाता है। ठीक है। तो विवाह संस्कार के द्वारा स्त्री पुरुष की आत्मा एक हो जाती है। और विवाह का महत्व इसलिए भी हो जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें पति और पत्नी दोनों का संयोग रूप से मौजूद होना ही उस क्रिया की सिद्धि होता है, या वह क्रिया फलदायक रूप से मानी जाती है। यानी कि उसका फल तभी प्राप्त होता है, उसका पुण्य तभी मिलता है जब पति के साथ में पत्नी हो, पुरुष के साथ में वहां पर पत्नी हो। तो ये
विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी विवाह के उपरांत ही आप उस धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सेदारी ले सकते हैं। या और जैसे भी यज्ञ होते हैं ना, तो जोड़े वगैरह से बैठते हैं, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें विवाह संस्कार के अंतर्गत। दूसरी चीज आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एक तो वंश की को आगे बढ़ाना, वंश की मतलब वो लॉस्ट ना हो, उसके लिए संतान उत्पत्ति इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, विवाह के उद्देश्य आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं, जिसकी महत्व बता रहे हैं। तो इसके धार्मिक उद्देश्य मैंने आपको बताया, देवताओं की पूजन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। अर्थात किसी दान धर्म यज्ञ पूजा पाठ आदि का फल तभी प्राप्त होता है जब पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति हो वहां पर। संतानोत्पत्ति में वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी यह जो विवाह संस्कार है महत्वपूर्ण है, इसका परम उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा रति सुख भी है। वैदिक युग में संभोग को शोक का अंत करने वाला तथा चरम सुख का जरिया माना जाता है या जाता था। तो मनु ने रति को विवाह का प्रधान उद्देश्य माना है। मतलब मनु के हिसाब से, ठीक है, समाजीकरण, यानी कि समाज में भी आपको सम्मान तभी मिलता है जब आप जब विवाह के योग्य जाते हैं, तो वैवाहिक रूप से आप मतलब संपन्न हैं, एक गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो आपका वहां पर सम्मान अधिक मिलता है। ठीक है, समाज में भी आप हिस्सेदारी तभी कर पाते हैं, या सहयोग कहने का तात्पर्य। तो आपको इस 16 संस्कारों में 15वां संस्कार जो विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है, उसके स्वरूप और महत्व को इसी प्रकार से प्रस्तुत करना है। आप चाहे तो अपनी ओर से भी इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि संस्कृत का प्रश्न है तो संस्कृत में ही आपको लिखना है, कुछ कोटेशंस आप कोट कीजिए। ठीक है, अच्छे पॉइंट्स के साथ आप इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय जीवन पद्धतौ ब्रह्मचर्य आश्रम से महत्व निरूपणीय। यानी कि भारतीय जीवन पद्धति में ब्रह्मचर्य आश्रम के का महत्व आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसी प्रकार से भारतीय जीवन पद्धति में भी 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत एक बालक जो है विद्या अर्जन करता है। अब यहाँ पर आश्रम आया है, तो आश्रम शब्द से क्या तात्पर्य है वो आप पहले बताइए तो ज्यादा उचित है। जैसे कि आश्रम शब्द से आश्रम शब्द किससे बना है? श्रम से बना है, जिसका अर्थ है मेहनत करना या श्रम करना। आश्रम का अर्थ होता है कि श्रम करते करते या श्रम करते करते ठहरने का स्थान जो है उसे आश्रम कहते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आश्रमों का अर्थ वे स्थान जहाँ जीवन यात्रा करते हुए मनुष्य कुछ समय के लिए रुकता है, ठहरता है और वहां पर श्रम करता है। प्रत्येक आश्रम जीवन में एक व्यवस्था है जिसमें कुछ काल तक प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति जो है आगामी व्यवस्था के लिए अपने को तैयार करता है, उसकी ओर अग्रसर होता चला जाता है। इस व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करके प्रत्येक को मोक्ष कराना। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में से ब्रह्मचर्य आश्रम मैंडेटरी है सबके लिए। गृहस्थ आश्रम ऑप्शनल होता है कि आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं अथवा नहीं, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। और चूंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने पूर्व के प्रश्न में बताया है, तो जरूर करना चाहिए आपको। परंतु ब्रह्मचर्य की बात हो रही है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आप गुरु के निकट रहकर ज्ञानार्जन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं तथा अपने जो भी ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक मानव की आयु बताई गई है 100 वर्ष, शरद शतम जीवेत शरद शतम, ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो मूलतः एक व्यक्ति की या एक मानव की आयु 100 वर्ष मानते हुए उसको 25-25 भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे कि जीवन के, यानी जब से बालक का जन्म होता है तब से लेकर के जन्म से लेकर के जीवन के 25 वर्ष तक वो एक ब्रह्मचर्य अवस्था के अंतर्गत आ जाता है।
उस प्रकार से जब उसके 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो 50वें वर्ष तक वो रहता है। फिर 50 से 75वें वर्ष तक वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तथा 75 के बाद की जो भी है वो संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है। ये जितना भी आपका जीवन शेष रहा है वो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आयु के अकॉर्डिंग आश्रमों में विभाजित किया गया है एक मानव को। ये अब वर्तमान में भी ऐसा लागू होता है कि आपको अपने जीवन के पूर्व 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही ज्ञानार्जन करना चाहिए, अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण कर लेना चाहिए, न कि विवाह के बारे में या अन्य किसी के बारे में सोचना चाहिए। आप सोच भी सकते हैं, आप पर निर्भर करता है, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब एक आपको आइडिया लग गया है कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य की अवस्था कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारते मूर्ति कलायाः विकासं प्रकाशयत्। यानी प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास कैसा हुआ, उस पर एक प्रकाश आपको डालना है, ठीक है। और ये प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये पूर्व में भी पूछा जा चुका है, यानी पूर्व में भी हम इसको हल करवा चुके हैं आपको। देखिए, जब जब भी प्राचीन भारत की बात होती है तो हम पहुंच जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा कालीन मूर्ति कला के विषय में आपको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हड़प्पा कालीन मूर्ति कला में मृण मूर्तियों का देखी जाती है, मृण मूर्तियों का इस्तेमाल होता है। मृण का मतलब है मिट्टी, तो मिट्टी की मूर्ति, प्रस्तर मूर्तियां भी होती थी, धातु से बनी हुई मूर्तियां भी होती थी, यानी तीनों की गढ़ी हुई मूर्तियां होती थी। तीनों मूर्तियां देखी जाती थी हड़प्पा सभ्यता के समय, ये तीनों मूर्तियां देखी भी गई हैं। मिट्टी की मूर्तियां लाल मिट्टी एवं क्वार्टर्स नामक प्रस्तर के चूर्ण से बनाई गई कांचली मिट्टी से बनाई जाती थी वो, ठीक है। और धातु की भी मूर्तियां बनती थी। धातु मूर्तियों के निर्माण के लिए हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः तांबा व कांसा का प्रयोग किया जाता था। जब पहले हड़प्पा की जब भी खुदाई की गई थी, वहां पर तांबे के स्रोत मिले हैं, ठीक है, तांबा का साक्ष्य मिला है, तांबा मिला है, और कांसा भी प्रयोग में किया जाता था मूर्तियों में, ठीक है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो की योगी मूर्ति आपने देखी होगी, अधखुले नेत्र, नाक के अग्रभाग पर टिकी दृष्टि, छोटा मस्तक, और इस प्रकार की कलात्मकता का ये प्रमाण है, जो सैलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। तो मूर्तियां विभिन्न प्रकार की होती थी, आप काल क्रमानुसार बता सकते हैं, जैसे सिविलाइजेशन का बता दिए, फिर मौर्यकालीन मूर्ति कला के विषय में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मौर्यकालीन मूर्ति कला में चमकदार पॉलिश मूर्तियों की मूर्तियां देखी जाती हैं, और पाषाण स्तंभ एवं उनके कलात्मक शिखर मौर्यकालीन मूर्तियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मौर्य काल में क्या होता था कि इनमें जो मूर्तियां उपलब्ध हुई मौर्य काल में, उनमें पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली ही सही, किंतु धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली थी, यानी कि वो देखी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। फिर मौर्य काल में वो देखने को नहीं मिली। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि के द्वारा होता था, मतलब कि अंगुलियां चुटकियों का इस्तेमाल करके, या फिर जैसा कोई सांचा होता है ना, सांचा, तो सांचे में ढालकर उसमें कुछ मिट्टी भरकर या भी जो भी है भरकर मूर्तियां निर्मित की जाती थी, ठीक है। मौर्य कालीन में मृण मूर्तियों के विषय हैं, जैसे कि पशु पक्षियों की मूर्तियां, खिलौनों की मूर्तियां, मानव की मूर्तियां, देवी देवताओं की मृण मूर्तियां, और ये मतलब देखने को मिली है। फिर उत्तर मौर्य काल के विषय में आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मूर्ति कला के विषय में बताना है कि आप कालक्रमानुसार बताते चलिए कि मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ। अब जैसे हम शैली पढ़ते हैं, ठीक है, गांधार शैली हुई। गांधार शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर की मूर्तियां देखने को मिलती है। मूर्ति कला की शैली जो हम पढ़ते हैं गांधार शैली के अंदर, इसका उदय हुआ था कनिष्क प्रथम के समय में, ठीक है। मथुरा कला के मुख्य केंद्र माने जाते हैं मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी इत्यादि इसके प्रमुख केंद्र हैं। तो इन केंद्रों में, जैसे कि इन जगहों पर जो मूर्तियां देखने को मिलती है, जैसे मथुरा शैली में सीकरी रूपबल,
यानी कि फतेहपुर सीकरी आपने नाम सुना होगा। ये सीकरी रूप बल के लाल चित्तीदार पत्थर या श्वेत चित्तीदार पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। उस प्रकार की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंतर्गत मूलतः बुद्ध के आसन पर बैठे हुए की मूर्ति है। मथुरा मूर्ति कला शैली में देखते हैं तो बुद्ध आसन पर बैठे हुए हैं और स्थानक खड़े हुए हैं, दोनों स्थितियों में प्रदर्शित किए गए हैं। तो उस प्रकार की भी आपको मूर्ति देखने को मिलती है। मथुरा शैली में बुद्ध प्रायः वस्त्र रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकरण विहीन और इस प्रकार के उनकी जो प्रतिमा है वो देखते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से है ना क्रमानुसार यहाँ पर मूर्ति कला के विषय में कैसा इनका विकास हुआ इसके विषय में बता सकते हैं। आप एक डायग्राम में बना सकते हैं कि किस तरीके से इसका विकास होता चला आया प्राचीन काल से। तो अंतिम प्रश्न है अपना, पुरातन भारते वास्तु विज्ञानम इति अधिकृत्य एकः लेखः लेखनीयः। अर्थात पुरातन भारत में यानी प्राचीन भारत में वास्तु विज्ञान पर आपको एक लेख प्रस्तुत करना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि पुरातन भारत यानी प्राचीन भारत या प्राचीन काल, ये जब जब भी इस प्रकार के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपके माइंड में आ जाता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसको कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांसा पाया गया है और सिंधु घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वहां पर सिंधु नदी है। ठीक है, ये सारी चीजें वैसे आपने एनसीईआरटी वगैरह में भी रीड की होंगी दोस्तों, क्योंकि आपने जीएस वगैरह के लिए अध्ययन किया होगा। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर किस प्रकार की वास्तु कला देखने को मिलती है प्राचीन भारत में, वो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत कोट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इतना ज्ञात होना चाहिए, मैंने जीके की बात हम कहें तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की शहरी संस्कृति रही थी। और हड़प्पा सभ्यता ब्रिटिश भारत का पूर्व पंजाब प्रांत से लेकर आधुनिक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक की सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की जल निकासी की प्रणाली रही है। जल निकासी प्रणाली वहां की बहुत व्यवस्थित और क्रम में थी। हर घर में सबसे अच्छी सुविधा के लिए नाली व्यवस्था का उपयोग किया गया था। प्रत्येक घर में पानी की निकासी का स्थान ईंटों से बनाया जाता था। और उस समय क्या होता था, सड़कें जो होती थी, सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी जहां अभी आप अली गलियारों में वर्तमान में देखने को मिलती होंगी, आपको देखते भी होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें हैं वो एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाई हुई होती थी। घर एकदम से समकोण से बने हुए होते थे और कहीं भी स्थित नहीं होते थे। उनका एक वास्तु के रूप से या इंजीनियरिंग तरीके से वो एक पूरे नक्शे के साथ बने हुए होते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम वास्तु के विषय में बात कर रहे हैं, तो वास्तु के विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। संस्कृत में कहा गया है कि गृहस्थस्य क्रियास सर्वान सिद्ध्यन्ति ग्रहम विना, अर्थात गृहस्थ की समस्त क्रियाएं घर के बिना सिद्ध नहीं होती हैं। तो वास्तु में घर भी आ जाता है। घर, प्रसाद, भवन अथवा मंदिर निर्माण करने के ये जो प्राचीन भारतीय विज्ञान है, ये इनको हम आधुनिक रूप से यानी कि मॉडर्न टाइम पर आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जो कि प्राचीन स्वरूप इनका वही था। ठीक है, जो वास्तुशास्त्र होते थे या वास्तुकार होते थे, ये वर्तमान में आर्किटेक्चर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, अब वास्तु में सिर्फ भवन, मंदिर, प्रसाद, मंदिर, क्षेत्र, ये स्तंभ वगैरह यही नहीं आते, इसके अंतर्गत वस्तुएं भी आती हैं। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए वह भी वास्तु है। वस्तु शब्द से वास्तु का निर्माण हुआ है। देखिए, ये वस्तु शब्द है। अब वस्तु का मतलब घर में या कहीं भी जो वस्तुएं होती है वो वस्तुएं, तो ये भी एक तरीके से वास्तु के अंतर्गत आती है। परंतु वस्तु शब्द से वास्तु का निर्माण हुआ है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत वास्तु का तात्पर्य भवन निर्माण से संबंधित है, यानी कि
वास्तु का मूल संबंध भवन के निर्माण से ही यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, भवन या मंदिर जो भी है। अब यहाँ पर हमने जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहां का वास्तु कैसा रहा, वहां का विज्ञान कैसा रहा, उसके बारे में बात की। तो उसी प्रकार से काल क्रमानुसार आप जैसे कि बाद में मौर्य, उत्तर मौर्य काल। अब मौर्य में वास्तुकला कैसी थी, मौर्यकालीन वास्तुकला कैसी थी, वो भी आप इस प्रश्न के अंतर्गत बता सकते हैं। जैसे मौर्य वास्तुकला को मूलतः दो भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। कोर्ट कला में महल, स्तंभ और स्तूप शामिल हो जाते हैं, और पॉपुलर आर्ट में जैसे कि गुफाएं, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां शामिल हैं। तो हमें ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है मौर्यकालीन वास्तुकला के अंतर्गत। अब जैसे कि कोर्ट आर्ट है, तो कोर्ट आर्ट में महल, स्तंभ और स्तूप हैं। तो महल जैसे कि मौर्य साम्राज्य का अशोक का महल, अशोक का विशाल महल है। ये 3 मंजिला लकड़ी की संरचना थी। इन्हें मूर्ति कला और नक्काशी से सजाया गया था, और यहाँ की भव्यता आपको देखने को मिलती है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां की चित्र देखते हैं। फिर स्तंभ हो गया। स्तंभ शिलालेख राज्य का प्रतीक था। ठीक है, ये युद्ध की विजय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 40 फीट होती थी। यह चुनार बलवा पत्थर से निर्मित होता था। ठीक है, इसके 4 भाग हैं, इसमें आप देख पाते होंगे। इसके अलावा स्तूप है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध की मृत्यु के बाद मूल रूप से 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया कि 2 भागों में ये विभाजित की गया था यहाँ का वास्तुकला, वो दूसरी है पॉपुलर आर्ट। तो उसके अंतर्गत गुफा वास्तुकला है, जिसमें मौर्य काल के दौरान रॉक कट गुफा वास्तुकला का उदय वहां से माना जाता है, और आमतौर पर जैन और बौद्ध के भिक्षुओं द्वारा विहार के रूप में उपयोग किए जाते वो विहार। ठीक है, इन गुफाओं को आंतरिक दीवारों, सजावटी गेट के अत्यधिक पॉलिश फिनिश के रूप में चिन्हित किया जाता था। यह भी एक वास्तुकला के उदाहरण है। इसके अलावा आप मूर्ति कला के विषय में इसमें बता सकते हैं कि उस समय की मूर्तियां किस तरीके की बनी होती थी, जैसे कि दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति। ठीक है, और गुफा वास्तुकला में एक गुफा आती है बिहार में, बाराबर और नागार्जुन की गुफाएं हैं, वो गुफा वास्तुकला के मूल उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर मौर्य काल, इसके बाद अब उत्तर मौर्य काल की वास्तुकला बता सकते हैं, जिसमें भी स्तूप, मूर्ति कला इत्यादि को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के मौर्यकालीन वास्तुकला तथा उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला, और वहां किस प्रकार के भवन, मंदिर, महल निर्मित किए गए थे, वहां किस प्रकार के स्तंभ हैं, उनके उदाहरण आप बता सकते हैं। जैसे गुफाओं के उदाहरण आप बता सकते हैं। ठीक है ना, बिहार की गुफा मैंने आपको बताई। और ये एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका, इन दोनों ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन वास्तुकला को सुंदरता एवं भव्यता का इनका पता चल पाता है। तो इन दोनों ग्रंथों और ग्रंथकारों के विषय में भी आप जरूर कोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिए लेक्चर देखने के उपरांत। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः हमारे साथ बने रहे। नमामि संस्कृतम।